मेरा नाम एंडरसन है और मैं अमेरिका में रहता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो फॉरेस्ट रेंजर है। वैसे तो वह अपनी जॉब और जंगल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, पर जब हम ड्रिंक करते हैं तो वह ड्रिंक करते हुए अक्सर मुझसे कहता है, यह जंगल ऊपर से जितना शांत और सुंदर दिखाई देता है, असल में यह अंदर से उतना ही खौफनाक और डरावना है। इन जंगलों में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और जब मैं उससे पूछता कि ऐसा क्या है इन जंगलों में, तो वह बात को टाल देता। वह कहता उसे इस बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है, और अगर मैं बता भी दूं तो तुम विश्वास नहीं करोगे। और फिर एक दिन मैं उसके साथ उसके घर के लॉन में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उस दिन उसके घर पर कोई भी नहीं था। ड्रिंक करते हुए वह फिर बोला, मैंने इन जंगलों में ड्यूटी के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनके बारे में सोचकर आज भी डर लगता है। विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, पर वह सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर उस दिन मुझे उसने पहली बार अपने साथ घटी एक घटना बताई। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हॉरर स्टोरी बाय रितेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी खौफनाक कहानियाँ लाते रहेंगे। तो आप सब अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। मेरे दोस्त का कहना था कि यह घटना तब की है जब उसे ड्यूटी ज्वाइन करते हुए 1.5-2 साल ही हुए थे कि तभी उनके डिपार्टमेंट में थॉमस नाम के एक नए लड़के की ज्वाइनिंग हुई। वह लड़का यंग था और अपनी ड्यूटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। उसमें एनर्जी भी काफ़ी थी, पर जंगलों को वह उतना ही जानता था जितना उसने ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा था या देखा था। पर ट्रेनिंग में जंगलों में घटने वाली विचित्र घटनाओं और विचित्र जानवरों का कोई जिक्र नहीं होता। तो थॉमस को ड्यूटी करते करते अभी 3-4 महीने ही हुए थे कि हमें जंगल में से किसी आदमी के गायब होने की सूचना मिली, जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ नाइट में कैंपिंग कर रहा था। उसके दोस्तों का कहना था कि वह नाइट में टॉयलेट करने गया था और उसके बाद वह वापस नहीं आया। उन्होंने उसे इधर उधर भी ढूंढा, पर उसका कुछ पता नहीं चला। मेरे दोस्त का कहना था कि फिर उन लोगों ने भी उनके कैंप के आसपास और करीब 7-8 किलोमीटर दूर तक उसे ढूंढा, पर उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वह कहाँ चला गया था। उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। यह लोग अभी उस आदमी को ढूंढ ही रहे थे कि इन्हें जंगल में एक और आदमी के गायब होने के बारे में पता चला। और इस तरह एक एक कर कर उस जंगल से 1 महीने के अंदर कोई 3-4 आदमी गायब हो गए। हम लोग अब जंगल में काफ़ी अंदर तक उन्हें ढूंढ रहे थे, पर उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। हम लोग उन घने इलाकों में भी उन्हें ढूंढ रहे थे जहां हम कभी कभी ही जाते थे। और फिर एक दिन थॉमस ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर बताया कि वह जंगल में काफ़ी अंदर जंगल के पहाड़ी एरिया की तरफ है और यहाँ उसे एक गुफा मिली है, और उस गुफा के बाहर काफ़ी ज़्यादा खून पड़ा है। डिपार्टमेंट ने जब उससे उसकी लोकेशन पूछी तो उसने अपनी लोकेशन उन्हें तुरंत सेंड कर दी। डिपार्टमेंट ने उसे बाकी टीम के आने तक गुफा के बाहर ही इंतज़ार करने को कहा। और फिर करीब 40-45 मिनट बाद हम लोग थॉमस की बताई लोकेशन पर पहुंच गए, पर वहां हमें थॉमस नहीं मिला। हमने उसे आवाज़ भी दी,
पर उसका कोई जवाब नहीं आया। हम लोग आसपास देख ही रहे थे कि तभी हमें वह गुफा दिखाई दी जिसका जिक्र थॉमस ने किया था। उस गुफा के बाहर वास्तव में काफ़ी खून पड़ा था। हमें लगा थॉमस भी शायद गुफा के अंदर ही होगा, और फिर हम सब लोग गुफा के अंदर चले गए। और जब हम लोग गुफा के अंदर गए तो अंदर का नज़ारा देख हम सब लोग दहल गए। गुफा के अंदर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा विभत्स दृश्य था। इंसानी हड्डियां और मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। यह नज़ारा देख हम सब लोग एकदम शॉक हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन सा जानवर कर सकता है। और तभी हमें थॉमस का ख्याल आया। हमने गुफा में इधर उधर देखा, पर थॉमस गुफा में नहीं था। और फिर मैंने डिपार्टमेंट में फ़ोन कर अपने सीनियर्स को गुफा के हालात की जानकारी दी। मेरी बात सुनने के बाद मेरे सीनियर्स ने कहा कि वह मौके पर एक फॉरेंसिक टीम भेज रहे हैं जो गुफा में मौजूद हड्डियों, खून और दीवारों पर मौजूद स्क्रैच से सैंपल इकट्ठे करेगी, ताकि पता लगाया जा सके कि यह सब किस जानवर ने किया है। साथ ही उन्होंने मुझे इस घटना का जिक्र तब तक किसी से न करने के लिए कहा जब तक कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं आ जाती। और फिर अपने सीनियर्स से बात करने के बाद मैं अपनी टीम के साथ गुफा के आसपास थॉमस को ढूंढने लगा। हमें गुफा के पास थॉमस तो नहीं मिला, पर उसका सर्विस रिवॉल्वर हमें गुफा के पास ही मिल गया, जिसमें अब एक भी गोली नहीं थी। शायद थॉमस ने किसी पर अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां दाग दी थी। पर हमें वहां किसी भी जानवर की लाश नहीं मिली, और ना ही हमें वहां थॉमस मिला। और इसके बाद उस पूरे जंगल में थॉमस और उस खूंखार जानवर को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। पर ना तो हमें थॉमस का कुछ पता चला और ना ही उस वहशी जानवर का। और फिर एक दिन मैंने डिपार्टमेंट के कुछ पुराने रेंजर को बात करते सुना। उन लोगों का कहना था कि यह केस भी पुराने बहुत से केसों की तरह अनसुलझा ही रह जाएगा, और फिर एक दिन इस केस को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यह किसी इंसान या जानवर का काम नहीं है, बल्कि यह सब वेंडिगो ने किया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वेंडिगो एक शैतानी आत्मा है जो जंगलों में रहती है और इंसानों को मारकर उनका मांस खाती है। और आज भी बहुत से लोगों का मानना है कि वेंडिगो हकीकत में है, और मैंने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहते हुए उसका काफ़ी बार नाम सुना था, पर मेरे सामने यह इस तरह का पहला केस था। और फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में लिखा था कि गुफा से उन्होंने जो सैंपल लिए थे, गुफा की दीवारों और हड्डियों पर जो दांतों और पंजों के निशान उन्हें मिले थे, वह निशान उनके डाटाबेस में मौजूद किसी भी जानवर से मैच नहीं करते। यानी वह नहीं कह सकते कि यह सब किसने किया है। और फिर जैसे ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट मेरे सीनियर्स को मिली, मेरे सीनियर्स ने मुझे अपने रूम में बुलाया और उस गुफा वाले केस को हमेशा के लिए बंद करने को कहा। उनका कहना था कि अगर पब्लिक को यह बात पता चल गई कि जंगल में कोई ऐसा जानवर भी है जिसके वजूद की जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो क्या दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उस जानवर ने ही यह सब खून खराबा किया है, तो पब्लिक में बहुत ज़्यादा पैनिक फैल जाएगा, जो सही नहीं है। और इसीलिए इस केस को हमेशा के लिए क्लोज कर देना ही बेहतर है। और उस गुफा का मुंह एक पत्थर से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद भी हमने थॉमस को जंगल में काफ़ी ढूंढा, पर उसका कुछ पता नहीं चला। और फिर एक दिन उसका नाम भी जंगल से गायब होने वालों की लिस्ट में हमेशा के लिए शामिल हो गया। दोस्तों, इसके अलावा उसने मुझे अपने साथ बीती एक और घटना सुनाई थी,
जो आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। उसका कहना था कि जब भी उन्हें जंगल में किसी इंसान के खोने की सूचना मिलती तो अक्सर वह इंसान उन्हें अपने खोने की जगह के आसपास ही मिल जाता। पर कई बार खोए हुए इंसान हमें घने जंगलों में पहाड़ियों के पार मिलते। वह भी कोई छोटी मोटी पहाड़ियाँ नहीं, बल्कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, जहाँ ना कोई पेड़ ना ही कोई पत्थर होता था, सिर्फ सीधी खड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जिन पर चढ़ना किसी आम इंसान तो छोड़ो, किसी प्रोफेशनल के लिए भी बहुत मुश्किल था। ऐसी पहाड़ियाँ जिन पर हाथ रखने तक की जगह नहीं होती थी, और हमेशा ही खोया हुआ इंसान इन पहाड़ों के ऊपर या पहाड़ के दूसरी ओर ही मिलता था, वह भी हेलीकॉप्टर की मदद से कई कई किलोमीटर दूर। उन लोगों को याद ही नहीं होता था कि वह लोग वहाँ इतनी दूर कैसे पहुँच गए। वह बस बेसुध से चले जा रहे होते थे। दिमाग घूम जाता था यह सोच सोच कर कि वह उस तरफ कैसे पहुँच जाते थे। कोई ना कोई जवाब तो ज़रूर होगा इसका, पर वह क्या है मुझे नहीं मालूम। और मुझे अच्छे से याद है, एक बार मुझे एक लड़की को ढूंढने का केस मिला, और वह केस मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक केस था। वो लड़की अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ हाइकिंग के लिए गई थी और गायब हो गई। नॉर्मली हम लोग देर रात किसी को नहीं ढूंढते, पर उस दिन हम देर रात उस लड़की को ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारे खोजी कुत्तों को उस लड़की की गंध मिल चुकी थी। आखिर में वह लड़की हमें मिल ही गई, और जब वह लड़की हमें मिली तब वह एक बड़े से सड़े हुए लकड़ी के खोल के अंदर सहमी हुई बैठी थी। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वह सदमे में है और बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसका एक पैर का जूता भी गायब था, और उसका बैग भी उसके पास नहीं था, पर उसे कोई चोट नहीं लगी थी, इसलिए हम उसे अपने साथ पैदल ही लेकर जा रहे थे। अपने बेस पर जंगल में घुप अंधेरा था और रात का करीब 1 बज रहा था, और बेस पर वापस जाते समय वह लड़की बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, और वह बार बार पूछ रही थी कि वह बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। और जब हमने रुककर पीछे की ओर देखा तो हमें वहाँ कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। पीछे तो क्या, हमारे चारों ओर कोई नहीं था। दूर दूर तक घुप अंधेरा था। हमें लगा शायद वह लड़की सदमे के कारण ऐसी बातें कर रही है, लेकिन हम लोग जैसे जैसे अपने बेस के पास पहुंच रहे थे, उस लड़की की वह अजीबोगरीब हरकतें बढ़ती जा रही थी, और अब उसने चिल्लाना भी शुरू कर दिया था। और वह बार बार मुझसे कह रही थी, उस आदमी को बोल दो, मुझे देखकर मुंह ना बनाए। और एक मौका तो ऐसा आया कि वह लड़की चलते चलते रुक गई और पलटकर चिल्लाने लगी, मेरा पीछा करना बंद करो, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं इन लोगों को भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने दूंगी। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। हम लोग बड़ी मुश्किल से उसे अपने साथ खींचकर आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद ही हमें अपने चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। अंधेरा होने के कारण कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन वह आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। वह बहुत ही मनहूस सी आवाज़ थी, और हमारे चारों तरफ से आ रही थी, जैसे रात के अंधेरे में कीड़े आवाज़ करते हैं।
और उनकी आवाज़ जंगल में चारों तरफ सुनाई देती है। बिल्कुल वैसी ही वह आवाज़ हमें अपने चारों तरफ आती सुनाई दे रही थी। जब हम लोग अपने बेस पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी वह लड़की रुकी और मेरी ओर देखने लगी, और मेरी ओर देखते हुए उस लड़की की आंखें काफ़ी ज़्यादा फटी हुई थी और वह काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, वह कह रहा है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। उसको तुम्हारे कंधे पर लगा चोट का निशान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जंगल में ड्यूटी के दौरान एक बार मुझे कंधे पर चोट लग गई थी और उस चोट का निशान आज भी मेरे कंधे पर है। पर मुझे नहीं पता उस लड़की को उस निशान के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जैसे ही उसने मुझसे यह बोला, मेरे पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया और मेरा रोम रोम खड़ा हो गया और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे साथ मेरे और साथी भी थे। मैंने उनको बोला, जल्दी से निकलो यहाँ से। मैं अपने साथियों के सामने बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच यह है कि मैं उस समय हद से ज़्यादा डर गया था। मैं तेज़ तेज़ चल रहा था ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने बेस कैंप पर पहुंच सकें। और फिर आखिर में हम अपने बेस पर पहुंच गए और बेस पर पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली। पर उस रात जो हुआ था उसे याद कर मैं आज भी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के